नमस्कार दोस्तों, 28 अप्रैल साल 1988 दोपहर के करीब 1 बजे हवाई में अलोहा एयरलाइंस की फ्लाइट 243 अपनी उड़ान भरने के लिए तैयार हो रही थी। ये एक बड़ा ही सुहाना दिन था। अच्छी खासी धूप निकली थी और ज्यादातर लोग यहाँ छुट्टी मनाने आए थे। हवाई को अगर आप नहीं जानते तो ये एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं पैसिफिक ओशन के बीच, जो अमेरिका का हिस्सा है। बड़े ही सुंदर आइलैंड्स हैं और इनकी राजधानी है होनोलुलु। ये फ्लाइट एक्चुअली में हीलो से होनोलुलु जा रही थी। हीलो सदर्न मोस्ट आइलैंड है हवाई का, लेकिन ये डिस्टेंस कोई ज्यादा नहीं है, सिर्फ 35 मिनट की फ्लाइट है। ये एक रूटीन फ्लाइट। ये अलोहा एयरलाइन यहीं की लोकल एयरलाइंस है जो अलग अलग आइलैंड्स को कनेक्ट करने का काम करती है। अब क्योंकि ये डिस्टेंसेस इतने छोटे हैं तो ये वाला स्पेसिफिक प्लेन ऑलरेडी 8 बार उड़ान भर चुका था सुबह से। 3 अलग अलग राउंड ट्रिप्स पर जा चुका था, लेकिन ये कोई अनयूजुअल बात नहीं है। ऐसे प्लेन्स के लिए ये बिल्कुल नॉर्मल चीज है। सब कुछ जैसा चलना चाहिए वैसे चल रहा था। पैसेंजर्स बोर्ड करते हैं, फ्लाइट के दरवाजे बंद किए जाते हैं और ठीक 1:25 पर यह फ्लाइट उड़ान भरती है। बस एक अनयूजुअल चीज होती है यहाँ पर। जब एक पैसेंजर बोर्ड कर रही थी प्लेन में तो दरवाजे के अंदर घुसने से पहले उसने साइड में देखा कि जो प्लेन की बॉडी थी, अलग अलग शीट्स होती हैं जो रिवेट से अटैच्ड होती हैं, तो एक शीट में थोड़ा सा क्रैक दिखाई दे रहा था। लेकिन उसने ये चीज किसी को बताई नहीं, ये सोचकर कि क्या फर्क पड़ता है, इतनी रेप्यूटेबल एयरलाइन है, ये प्लेन रेगुलरली उड़ता रहता है, इसके रेगुलर इंस्पेक्शंस होते हैं, अगर कोई दिक्कत होती तो ये लोग नोटिस कर लेते, पक्का ये छोटी मोटी कोई गलती होगी। लेकिन ये एक गलती कितनी भारी पड़ने वाली थी कोई सोच भी नहीं सकता था। सीट बेल्ट साइन अभी तक हटा नहीं था, क्योंकि आमतौर पर यह तभी हटता है जब प्लेन क्रूजिंग ऑल्टीट्यूड पर पहुंच जाता है, और इस प्लेन के लिए क्रूजिंग ऑल्टीट्यूड 24,000 फीट था। फ्लाइट में 3 एयर होस्टेसेस हैं जो पैसेंजर्स को ड्रिंक सर्व कर रही हैं, और उड़ान भरने के ठीक 20 मिनट बाद ये फ्लाइट 24,000 फीट के क्रूजिंग ऑल्टीट्यूड पर पहुंचती है। और जैसे ही ये इस हाइट पर पहुंचती है एक बड़ा सा धमाका होता है। सभी पैसेंजर्स को धमाके की बड़ी तेज आवाज सुनाई देती है और अचानक से रैपिड डीकंप्रेशन हो जाता है। सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है और चारों तरफ सामान इधर उधर उड़ने लगता है। टोटल केओस और जबरदस्त कंफ्यूजन। आखिर हो क्या रहा है? कुछ पैसेंजर्स अपने आसपास देखते हैं तो उन्हें दिखाई देता है प्लेन की छत और आसपास की दीवारें गायब है। ऊपर उन्हें खुला आसमान दिख रहा है। हुआ क्या है दोस्तों कि प्लेन के शुरुआती हिस्से का लगभग 35 स्क्वायर मीटर का हिस्सा हटकर अलग हो चुका है। होता क्या है दोस्तों, एरोप्लेन्स के अंदर केबिन्स में हवा को हमेशा प्रेशराइज करके रखा जाता है ताकि हम नॉर्मली सांस ले पाए। नहीं तो 24,000 फीट की हाइट पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो बहुत कम हो जाता है, हवा पतली हो जाती है और हम नॉर्मली सांस नहीं ले सकते उतनी हाइट पर। इसलिए एरोप्लेन्स का अपना एक प्रेशराइजेशन सिस्टम होता है जो हवा को पंप करके रेगुलेट करके रखता है। अगर किसी कारण से ये सिस्टम खराब हो जाए और एरोप्लेन उतने ही ऑल्टीट्यूड पर उड़ रहा हो तो इमरजेंसी के केस में वो ऑक्सीजन मास्क टपकेंगे। आपने सुना होगा ना, वो सेफ्टी ब्रीफिंग्स में हमेशा कहते हैं इन द इवेंट ऑफ लॉस ऑफ केबिन प्रेशर ऑक्सीजन मास्क विल ड्रॉप। इन ऑक्सीजन मास्क में टिपिकली 15 से 20 मिनट की ऑक्सीजन होती है, जिस समय में पायलट को प्लेन को नीचे लाना होता है और एक ऐसे ऑल्टीट्यूड पर ले जाना होता है जहां पर नॉर्मली सांस ली जा सके। ये हो गया 10,000 फीट के नीचे। अब हमारी इस कहानी में फ्लाइट 243 में क्या हुआ, ऑक्सीजन मास्क नीचे तो टपके लेकिन ऑक्सीजन मास्क सिस्टम काम ही नहीं कर रहा था। प्लेन की छत फटने की वजह से ऑक्सीजन मास्क सिस्टम भी पूरी तरीके से तबाह हो चुका था। लोगों को हाइपोक्सिया का डर इमीडिएटली सताने लगा। ये वो कंडीशन है जिसमें आपकी बॉडी को अगर सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आप बेहोश हो सकते हो और मर भी सकते हो। विद इन सेकेंड्स लोगों को चक्कर आने लगे, कंफ्यूजन होने लगा, और ऐसे केस में 1 से 2 मिनट लगता है सिर्फ बेहोश होने में। मिशेल होंडा, एक एयर हॉस्टेस जो रो 15 के पास थी जब यह धमाका हुआ, इंटरकॉम के जरिए कॉकपिट से कांटेक्ट करने की कोशिश करती हैं, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता। दूसरी एयर हॉस्टेस सीबी लांसिंग जो एक पैसेंजर को ड्रिंक सर्व कर रही थी रो 5 के पास, जब छत उड़ी प्लेन की तो वो भी हवा में उड़ गई प्लेन से बाहर। तीसरी उनकी कॉलीग जेन साटो रो 2 के पास थी। वो जमीन पर गिर जाती हैं एक लगेज जब उनके मुंह पर लगता है तो। कुछ चंद मिनट यहां पर बचे हैं जिसके बाद ये सारे पैसेंजर्स बेहोश हो जाएंगे और मारे जाएंगे। लेकिन हाइपोक्सिया के खतरे के अलावा ये पैसेंजर्स बहुत तेज हवाएं भी सह रहे हैं। ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चल रही हैं। आंखें खोलना मुश्किल हो रहा है और साथ ही साथ जो तापमान है वो -45 डिग्री सेल्सियस का है इस हाइट पर। अगर ऑक्सीजन किसी तरीके से मिल भी गई तो इतनी ठंड में ज्यादा देर तक जिंदा रहना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ज्यादातर पैसेंजर्स ने निकरे और टी शर्ट पहनी हुई है। हवाई
हवाई एक ट्रॉपिकल जगह है जहां पर लोग बीचेस को और जंगलों को देखने जाते हैं। यहाँ कभी बर्फ नहीं गिरती, तो कोई भी पैसेंजर इस टेम्परेचर के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। मिशेल इकलौती एयर होस्टेस जो होश में बची है वहां पर पायलट्स को बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश करती रहती हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। इस सारे खतरे के बीच एक अच्छी खबर ये थी कि पायलट्स एक्चुअली में जिंदा थे। और जिंदा ही नहीं दोस्तों, पायलट्स पैसेंजर से कहीं ज्यादा बेहतर कंडीशन में थे। उनका ऑक्सीजन मास्क थैंकफुली काम कर रहा था। कमांड संभाले हुए थे 44 साल के कैप्टन रॉबर्ट शॉन्सथाइमर, एक बेहद एक्सपीरियंस्ड पायलट जो 11 साल से अलोहा एयरलाइंस के लिए काम कर रहे थे। इनके साथ दूसरी तरफ थी 36 साल की फर्स्ट ऑफिसर मिमी टॉम्पकिंस। और पीछे मुड़ के जब दोनों ने देखा तो उन्हें दिखाई दिया कि प्लेन की छत गायब थी और कॉकपिट डोर भी मिसिंग था। बहुत सारा मलबा चारों तरफ फैला हुआ था, लेकिन दोनों इमीडिएटली काम पर लग जाते हैं। सबसे पहले अपना ऑक्सीजन मास्क पहनते हैं और हालातों को समझते हुए एक इमरजेंसी डिसेंट करने का निर्णय लेते हैं। करीब 500 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो 4100 फीट पर मिनट डिसेंड करते हैं। लेकिन वक्त का यह खेल सिर्फ प्लेन को थोड़ा सा नीचे लाने तक सीमित नहीं था। इनके लिए एक दूसरी और भी बड़ी प्रॉब्लम सामने आती है। पता चलता है कि इस हादसे की वजह से जो प्लेन का नोज है, आगे वाला हिस्सा जिसमें बैठे हुए हैं, वो थोड़ा सा नीचे हो गया है करीब 1 मीटर से। सिर्फ प्लेन का जो जमीनी हिस्सा है उसी की मदद से ही कॉकपिट और केबिन एक साथ जुड़े हुए हैं अभी भी। अगर ज्यादा देर तक ये ऐसे ही उड़ते रहे तो झुकते झुकते ये दोनों हिस्से टूटकर एक दूसरे से अलग भी हो सकते हैं। मिमी टॉम्पकिंस होनोलुलु को कांटेक्ट करती हैं और उन्हें इन्फॉर्म करती हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है। उन्हें कहा जाता है कि प्लेन को होनोलुलु में उतारने की छोड़ो, माउई में उतार लो, वो ज्यादा पास है। 1:48 वो माउई टावर को कांटेक्ट करके सिचुएशन बताती हैं। इस वक्त करीब 3 मिनट हुए थे जब से प्लेन की छत फटी थी, लेकिन थैंकफुली प्लेन 14,000 फीट पर आ चुका था। इस हाइट पर ज्यादातर पैसेंजर्स के लिए सांस लेना इतना मुश्किल नहीं था, और क्योंकि ये 3 मिनट के अंदर ही हो गया था, ज्यादातर लोग बेहोशी से बच गए और हाइपोक्सिया का रिस्क कम से कम खत्म हुआ। मिमी टॉम्पकिंस माउई एयरपोर्ट को कांटेक्ट करके कहती हैं कि सारी इमरजेंसी सर्विसेज अपनी तैयार रखो, कुछ भी हो सकता है। ढेर सारे फायर फाइटर्स और रेस्क्यू व्हीकल्स रनवे पर आकर तैयार रहते हैं। हर कोई इस प्लेन के लैंड करने का इंतजार कर रहा है। करीब 1 मिनट बाद प्लेन 10,000 फीट की हाइट पर आ गया था, लेकिन एक और प्रॉब्लम सामने आती है। सामने एक बड़ी सी 10,000 फीट की पहाड़ी, द हालिया काला समिट। ये पहाड़ी माउई एयरपोर्ट और प्लेन के बिल्कुल बीचों बीच मौजूद थी। कैप्टन रॉबर्ट्स प्लेन को धीरे करते हैं, 210 नॉट, 200 नॉट, 170 नॉट, और धीरे करते रहते हैं। जितना धीरे हो सके उतना धीरे से उड़ाते हैं। अगर इससे नीचे चले गए तो फ्लाइट कंट्रोल करने में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन इस 170 नॉट की स्पीड को मेंटेन करते हुए वो 2 आइलैंड्स के बीच में से प्लेन को निकालते हैं। पहाड़ी से बचते हुए प्लेन टर्न करता है और एयरपोर्ट की तरफ मोड़ लेता है। ये वो पॉइंट था जब पैसेंजर्स की जान में जान आती है। उन्हें फाइनली रियलाइज होता है कि हमारे प्लेन में एक पायलट है जो ना सिर्फ जिंदा है, वो प्लेन को ठीक ठाक उड़ा भी पा रहा है। जैसे जैसे रनवे की तरफ प्लेन नीचे आने लगता है, मिमी टॉम्पकिंस लैंडिंग गियर को नीचे लाती हैं। 3 सेट ऑफ व्हील्स होने चाहिए, 2 पीछे की तरफ, 1 आगे की तरफ। पीछे वाले को मेन गियर कहा जाता है और इंडिकेटर दिखा रहा था कि मेन गियर तो सक्सेसफुली रिलीज हो चुका है, लेकिन जो नोज गियर है, आगे वाला व्हील है, वो नीचे नहीं आ पा रहा है। अब टेक्निकली देखा जाए, बिना इस आगे वाले पहिए के, बिना इस नोज गियर के लैंड करना पॉसिबल तो है। इस चीज को बेली लैंडिंग कहा जाता है। इमरजेंसी केसेस में कई बार की जाती है, लेकिन इस स्पेसिफिक केस में जहां प्लेन का बीच वाला हिस्सा इतना कमजोर हो चुका है, छत ऑलरेडी मिसिंग है, पायलट्स को यह डर है कि अगर इस तरीके की लैंडिंग अटेम्प्ट करी गई तो पक्का प्लेन क्रैश कर जाएगा, और अगर फ्यूल टैंक में कुछ हुआ तो ब्लास्ट भी हो सकता है। लेकिन इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है, और करे तो क्या करें। पायलट्स डिसाइड करते हैं कि इसी तरीके से लैंडिंग करी जाएगी। जैसे ही रनवे दिखने लगता है, पैसेंजर्स लैंडिंग के लिए तैयार होते हैं। कुछ लोग भगवान से प्रार्थना करने लग गए थे, दूसरी तरफ कुछ लोग अपने आसपास के लोगों से गले मिल रहे थे। शायद ये आखिरी बार हो कि वो एक दूसरे को देख पाए। ज्यादातर पैसेंजर्स अभी भी बहुत बुरे तरीके से डरे हुए थे, और उसके पीछे कारण भी जायज था। जैसे जैसे प्लेन नीचे आ रहा था, वो धीरे धीरे साइड टू साइड ऐसे हिलने लग गया था। पायलट ने रियलाइज किया कि लेफ्ट वाला जो इंजन है वो फेल हो चुका था। मैन्युअली रीस्टार्ट करने की कोशिश करी जाती है इस इंजन को, लेकिन अफसोस कुछ नहीं होता। इस वक्त तक रनवे पर मौजूद सारी इमरजेंसी सर्विसेज तैनात थी। फायर फाइटर्स, एम्बुलेंसेस, इवैक्यूएशन टीम्स, हर कोई वर्स्ट सिचुएशन के लिए प्रिपेयर कर रहा था।
किस तरीके से डैमेज को कम से कम रखा जा सके। कहते हैं वी विल नीड ऑल द इक्विपमेंट यू हैव गॉट। जितनी इक्विपमेंट आपके पास है हमें सबकी जरूरत पड़ेगी। इसी बीच रनवे पर खड़ा हुआ एक बंदा प्लेन को बाइनोकुलर से देख रहा था कि तभी उसे दिखाई देता है एक्चुअली में नोज गियर तो सक्सेसफुली रिलीज हो चुका है, यानी कि प्लेन को बेली लैंडिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। पायलट्स को इन्फॉर्म किया जाता है और पायलट्स की जान में जान आती है। और फिर 1:58 ठीक 13 मिनट और 42 सेकंड बाद एक्सप्लोजन के अलोहा एयरलाइंस फ्लाइट 243 रनवे पर टच डाउन करती है।